गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार टॉपिक राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में हमने पहले जो अध्ययन किया था वो किया था सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हमने आधुनिक अनुबंधवाद में हमने होबस लॉ रूसो का अध्ययन किया था। अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है दूसरा टॉपिक ऐतिहासिक या फिर हम विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। ऐतिहासिक या फिर विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। सामाजिक समझौते सिद्धांत का अंतिम निष्कर्ष यह था कि समाज के कुछ लोगों ने मिलकर एक सामाजिक समझौता किया जिसमें जनता ने एक आदमी को राजा चुन दिया, राजा ने उसको सुरक्षा वचन दिया और उन्होंने उसके बदले में से अपनी उपज का लगान दिया। विकासवादी तथा ऐतिहासिक सिद्धांत ये कहते हैं कि आज तक जितने भी सिद्धांत हुए हैं, चाहे वो शक्ति का सिद्धांत है, चाहे सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत है, चाहे देवी शक्ति का सिद्धांत है, चाहे पैतृक सिद्धांत है, चाहे मातृत्वात्मक सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत राज्य की व्याख्या में हम तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता? कि इस प्रकार की किसी भी शक्ति द्वारा राज्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो इसलिए वर्तमान जो लेखक है जिसमें हम गार्डनर का नाम ले सकते हैं, बर्गेस की बात कर सकते हैं या फिर समदर एंड कलर की बात कर सकते हैं, इन लेखकों ने अपनी जो व्याख्याएं की, इन लेखकों ने अपनी बात जो समझाने की कोशिश की, इन राजनीतिक विचारकों ने जो बात अपनी कहने की कोशिश की, उसमें यह बात कही, यह बात सिद्ध करने का प्रयास किया कि राज्य का विकास किसी सिद्धांत द्वारा नहीं हुआ है, अपितु एक निश्चित विकास हुआ है। उस विकास के परिणाम स्वरूप राज्य का विकास हुआ है। अब जो विकास किस प्रकार हुआ, विकास से किस प्रकार सहायता मिलती, या हम कौन से प्रभावों से यह ज्ञात कर सकते हैं कि राज्य का विकास से राज्य का उत्पत्ति हुई है। तो इसके लिए राज्य के विकास के सहायक के प्रमुख 6 तत्वों की बात करेंगे। नंबर 1 है मूल सामाजिक प्रवृत्ति। मूल सामाजिक प्रवृत्ति। पहला सिद्धांत यह कहता है कि मानव का स्वभाव है, वह विकास चाहता है, उसकी मूल प्रवृत्ति है। और अरस्तु ने इसका चित्रण भी किया है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो नए समाज में रह रहा हो और नए उसे समाज की आवश्यकता हो, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, कि ऐसे एक समाज का नया तो सदस्य हो सकता, उसे हम या तो जंगली जानवर कहेंगे या फिर देवता की उपाधि देंगे। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान में ऐतिहासिक समाजवादी विकास का मूल सामाजिक प्रवृत्ति के कारण विकास हुआ है। दूसरा हमारा है रक्त संबंध। रक्त संबंध की बात करते हैं
सामाजिक संबंध जो हमारे हैं ये पूर्णतः रक्त संबंध पर आधारित है, और रक्त संबंध की एकता सबसे प्रथम और दृढ़ होती है कि जहाँ अपना रक्त का संबंध होता है वहाँ एकता मजबूत होगी। और अंग्रेजी में एक कहावत भी है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी खून जो पानी से गाढ़ा होता है। सीधी सी बात है कि जो रक्त का संबंध है वो आदमी का मजबूत और दृढ़ होता है। और प्रारंभिक बात में यह बात पता चल गई थी कि ये जो सारे खून वाले लोग थे, एक खून वाले लोग थे, एक परिवार वाले लोग थे, वो सब पहले इकट्ठे हुए, फिर कबीलों के रूप में हुए, फिर परिवार में हुए, फिर कुल में हुए। इस प्रकार से राज्य की स्थापना हुई। फिर धीरे धीरे कुटुंबों से जातियां बनी, कुल बने। इस प्रकार से हम रक्त संबंध के आधार पर भी राज्य के विकास का ऐतिहासिक काल मान सकते हैं, विकासवादी सिद्धांत मान सकते हैं। तीसरा है हमारा धर्म। धर्म मतलब जो संस्कृति हमारी एक विचारधारा की है, समान विचारधारा की है, समान संस्कृति के लोग हैं, ऐसी जो संस्कृति है, समानता वाली संस्कृति है, वो हमारी धर्म है, जो सारे लोग एक को मानते हैं। तो रक्त संबंध की भांति या समाज की मूल प्रकृति की भांति ही धर्म भी राज्य के महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। रक्त संबंध और धर्म परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। वस्तुतः प्रारंभिक समाज में रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू थे। दोनों परिवार या कबीलों को परस्पर जोड़ने का काम करते थे, यानी रक्त संबंध भी परिवार को जोड़ने का काम करता था और धर्म भी परिवार समाज को जोड़ने का काम करता है। विल्सन के अनुसार प्रारंभिक समाज में धर्म रक्त का प्रतीक, धर्म समान रक्त का प्रतीक और उसकी एकता, पवित्रता और दायित्व की अभिव्यक्ति था। गेटल ने यहाँ तक लिखा है कि रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप हैं। समूह की एकता और उनके कर्तव्यों में धार्मिक मान्यताएं पाई जाती है। लोगों में क्या है, धर्म के आधार पर एकता की विचारधारा पाई जाती है। धर्म के आधार पर सभी लोग एक होने की बात सोचते हैं। धर्म का जो प्रारंभिक रूप था रक्त संबंध पर आधारित था। व्यक्ति अपने परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के मर्द हो जाने के प्रति, व्यक्ति अपने परिवार के जो वृद्ध व्यक्ति थे उनके मर्द हो जाने के बाद उनमें श्रद्धा रखते थे और उनका विचार था कि शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा शेष रहती है। अतः इस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पितृ पूजा का प्रारंभ किया गया। इस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पितृ पूजा प्रारंभ की गई और इस प्रकार जो कुटुंब था, रक्त संबंध था, उसमें धर्म का प्रवेश हुआ और लोग एक रक्त समूह के लोग एक समझ से जुड़े थे। कुछ में देवता एक हुए, अधिकतर उनके देवता एक हुए, वो अधिकतर उनके पुरखे थे, पूर्वज थे, पिता थे, दादा थे, परदादा थे। जैक्स ने कहा है कि कुटुंब के संगठन में सभी मनुष्य एक ही देवता की पूजा करते थे, यानी जिनका पूर्वज एक था वो सारे लोग एक देवता की पूजा करते थे और वो सारा जब एक देवता की पूजा करते थे उसे धर्म मान लेते थे। सब मिलकर धार्मिक कार्य करते थे। उस समय दोनों में जो कानून होता था, प्रारंभ में जाति के शासन के लिए वर्दों की एक समिति हुआ करती थी। पहले जाति को एक रखने के लिए एल्डरमैन थे या बुजुर्ग आदमी थे, उनकी एक समिति होती थी जो धार्मिक नियमों का निश्चित करते थे और धार्मिक नियमों के पूर्णतया परिचित, जो धार्मिक नियमों से पूर्णतया परिचित थे, उन वर्ग लोगों द्वारा समाज का शासन किया जाता था। यह एक निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धर्म ने प्राचीन काल में असभ्य जो मानव था उसको सभ्यता प्रदान की और सभ्यता के साथ साथ उन्होंने अनुशासन भी किया कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा।
उस समय धर्म का दूसरा प्रचलित रूप था। एक तो प्रचलित था कि अपने पुरखों की पूजा करते थे, पितृ पूजा करते थे। दूसरा जो प्रचलित रूप था वो था प्राकृतिक पूजा, यानी धर्म की दो पूजा थी, एक तो पितृ पूजा और दूसरा था प्राकृतिक पूजा। धर्म को उस समय दो भागों में दो धर्मों की तरह पूजा की जाती थी। एक जो पितृ पूजा थी और एक प्राकृतिक पूजा थी। पितृ पूजा का हमने बात स्पष्ट की कि जब उस समय की मान्यता ये थी कि आदमी मरने के बाद उसकी आत्मा अमर रहती है, शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए सब लोग अपने पुरखों को खुश करने के लिए पितृ श्राद्ध पूजा करते। इसी प्रकार प्राकृतिक पूजा दूसरी रूप जो धर्म का रूप था वो प्राकृतिक पूजा थी। जब जंगली अवस्था में मानव रहता था तो उसमें बुद्धि का विकास हुआ नहीं था, वह प्रकृति को समझने में असमर्थ था, वह प्रकृति के जो परिवर्तन थे उसको समझने में असमर्थ था। उन्होंने बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, हवा की सनसनाहट, वस्तुओं के परिवर्तन में ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि ये आंधी आती है ना, ये बिजली गड़कती है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी भगवान है। इसलिए उन्होंने इसमें ईश्वर का शक्ति का अनुभव किया। और प्रकृति की प्रत्येक देवता, जब ये चीज उन्होंने अनुभव की तो उन्होंने बादल को भी ईश्वर मान लिया, हवा को भी ईश्वर मान लिया, पानी को भी ईश्वर मान लिया, धरती को भी ईश्वर मान लिया। तो ये जो उन्होंने उनको ईश्वर मान लिया, देवता मान लिया, उनकी पूजा करने की परंपरा इस प्रकार पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। इस प्रकार व्यक्ति ने पृथ्वी, सूर्य शक्ति का अनुभव किया और प्रत्येक को शक्ति के लिए देवता बन गए। और फिर उन शक्ति की उपासना से घनिष्ठ मैत्री भाव उत्पन्न हुआ और घनिष्ठ जो मैत्री भाव उत्पन्न हुआ उसका राज्य का आधार बना। फिर लोग एक समूह में इकट्ठे हो गए, सारे लोग जो सूर्य को मानने वाले एक हो गए, पृथ्वी के मानने वाले एक हो गए, तो वो उनमें एक समझौता हुआ जिससे राज्य का विकास हुआ। थोड़े समय के बाद, इस अवस्था के थोड़े समय के बाद मिथ्या विश्वास हुआ। अच्छा, इंद्रिय जालिम प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। थोड़े समय बाद ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि ये जो है ना प्राकृतिक देवता, ये प्राकृतिक समाज में देवता और भूत प्रेत होते हैं। अब देवता और भूत प्रेतों का उन्होंने अनुभव किया। जब कोई व्यक्ति ये सिद्ध कर देता कि यह फलानी व्यक्ति की नियंत्रण करता है, ये फला व्यक्ति को नियंत्रण करता है, तब वह जो असाधारण शक्ति थी जिससे सम्मान प्राप्त होता था, उस समय विश्वास हो जाता कि देश में वर्षा या अकाल, उपज या अकाल, बीमारी या फिर युद्ध, समृद्धि, सभी शक्तियां ये कुशलता और जादूगिरी पर निर्भर है। यानी जब उनको ये लगा कि ये लोग इसको नियंत्रण करता है तो ये सारी की सारी चीजें है ना, ये कुशलता और जादूगिरी पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे तांत्रिक पुरोहित और राजा बन गए। जो जादूगर थे ना वो राजा बन गए। इस लक्ष्य को प्रकट करते हुए गिलक्राइट्स मोदी ने कहा है कि प्रमुख जादूगर से राजा बनने का चरण आसान था। कि प्रमुख जो जादूगर था, जिससे लोग इस बात को विश्वास कर लेते थे कि इसने इस शक्ति को नियंत्रित कर लिया है, उस राजा बनना आसान था। स्पार्टा में ऐसा ही हुआ कि वहां तांत्रिक राजा सांसारिक तथा धार्मिक क्षेत्र का प्रधान बन गया। इसी प्रकार राज्य के विकास में धर्म को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक समाज धर्म और राजनीति परस्पर मिले जुले थे। धर्म में व्यक्तियों में राजनीतिक रूप में संगठित किया और उन्हें आज्ञा पालन और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। राज्य के विकास में धर्म का महत्व केवल प्रारंभिक समाज तक ही सीमित नहीं था। आज भी बहुत सारे देशों में धर्म के आधार पर राज्य किए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान आदि राज्यों में धर्म और राजनीति में गहरा संबंध है, अर्थात वहां की राजनीति धर्म पर आधारित है। नेक्स्ट हम करते हैं चौथा जो विकासवादी सिद्धांत का तर्क है, चौथा जो तर्क है वह है शक्ति।
कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बिना शक्ति राज्य का विकास नहीं किया जा सकता, बिना शक्ति राज्य को नहीं समझा जा सकता। यानी राज्य के विकास के ये तत्व सिद्धांत के तत्व। तो हमने मूल सामाजिक प्रवृत्तियों के आधार पर विकासवादी सिद्धांत समझा, रक्त संबंध के आधार पर समझा, धर्म के आधार पर समझा। अब बारी है शक्ति। शक्ति किसे माना, ताकत किसे माना, मुख्य बात यह है राज्य संस्था के विकास में शक्ति या युद्ध का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो राजा जितने ज्यादा युद्ध कर जीत लेता है उसको उतना ज्यादा शक्तिशाली समझ लेता है। जो राजा शक्ति से लोगों को अधीनता स्वीकार कर लेता है उसको उतना ज्यादा शक्ति समझी जाती है। पहले सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने का कार्य युद्ध के द्वारा ही किया गया। पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो सामाजिक सिस्टम थे, उसको युद्ध के द्वारा ही उसको दूर करने का काम किया। जैक्स मोदी ने कहा भी है कि जन समाज का राजनीतिक समाज में, जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं किया जा सकता। जो हमारे जन समाज है उसको हम राजनीति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण उपायों से नहीं हुआ, यह परिवर्तन युद्ध द्वारा हुआ। मनुष्य स्वभावतः दूसरों पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। हर आदमी यह चाहता है कि सब लोग मेरी अहिंसा स्वीकार करें, मैं उनका राजा हूँ, मेरी बात सब माने। यानी जनश्रुति है, ऐसी धारणा है कि सारे लोग, सारे उसकी अधीनता स्वीकार करें और उसका आधिपत्य स्थापित हो। अब आधिपत्य स्थापित करने के लिए क्या करेगा? आधिपत्य जब हम स्थापित करना है तो हमें क्या होगा? संघर्ष और आक्रमण की प्रवृत्ति होगी। और संघर्ष और आक्रमण की प्रवृत्ति मनुष्यों की मूल प्रवृत्ति है। मानवीय विकास के प्रारंभिक बहुत अधिक सक्रिय थे। कृषि और व्यवसाय की उन्नति के साथ साथ लोग निश्चित स्थान पर बस गए, जो निजी संपत्ति की धारणा का उदय हुआ। ऐसी स्थिति में निवास या संपत्ति की रक्षा से युद्ध होने लगे और युद्ध ने नेतृत्व महत्व को जनता के सामने रखा। लोग सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता वो करने वाले शक्तिशाली व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करने लगे और इस नेता की अधीनता से एक कबीला दूसरे कबीले पर आधिपत्य जमाने की चेष्टा करने लगा और संघर्ष की इस प्रकार विजय कबीले का सैनिक जो कबीला हार जाता था उसका राजा बन जाता। बलपूर्वक शक्ति की संप्रभुता का धारण किया, शासन की भक्ति और निष्ठा की भावना का जन्म हुआ और इस प्रकार युद्ध से राज्य की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार कहा गया है कि युद्ध से ही राजा का जन्म हुआ है। गेटल ने यह भी कहा है कि कम से कम अर्थ सत्य अवश्य है, क्योंकि सत्ता और कानून की आवश्यकता को जन्म देने तथा पारिवारिक संघवादी के राजनीति के स्वरूप को देने में सैनिक कार्रवाई विशेष रूप से सहायक हुई। नेक्स्ट जो तत्व है विकासवादी सिद्धांत के अनुसार, ऐतिहासिक सिद्धांत, आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधियों से भी राज्य का जन्म हुआ है। इसको हम ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत कह सकते हैं। गेटल ने लिखा है, आर्थिक चेष्टाएं जो आदमी काम करता है जिसके द्वारा मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, मौलिक आवश्यकताएं पूरी होती है, जो बाद में संपत्ति बन जाती है या धन का संचय किया जाता है, राज्य के निर्माण में आवश्यक तत्व है। प्लेटो, मैकियावेली, फोक्स, लोब, स्मिथ, मोंटेस्क्यू आदि ने विकासवाद में राज्य के ऐतिहासिक विकास में इस तत्व को माना है, आर्थिक विकास। किंतु इसमें बहुत सारा बढ़ चढ़कर कार्ल मार्क्स ने अपना काम किया। कार्ल मार्क्स की अभिव्यक्ति है, राज्य आर्थिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य आर्थिक गतिविधियों के कारण ही हुआ है। सामाजिक संगठन का बहुत अधिक अंश या किसी समाज में विशेष आर्थिक संबंध होता है, इसलिए आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होते हैं। आदिम काल में मनुष्य
4 आर्थिक अवस्थाओं में होकर गुजरता था। शुरू में मनुष्य 4 आर्थिक अवस्थाओं में होकर गुजरता था। उसमें अनुकूल, उसमें सबसे तत्कालीन तथा सामाजिक राजनीतिक संगठन रहे। प्रथम अवस्था थी शिकार करता था। आखेट द्वारा मनुष्य अपना एकमात्र शिकार द्वारा अपना साधन करता था, जिस कारण मनुष्य अस्थिर भ्रमणशील था। दूसरा था पशुपालन करता था। वो पशुओं को पालन करके अपना गुजारा बातरा करता था, जिससे वह भ्रमणशील रहता था। तीसरा जो मनुष्य का आधार था वो कृषि करता था। कृषि का भी निश्चित रूप से स्थायी रहा। कृषि से थोड़ा स्थायिता हुआ, कृषि को निजी संपत्ति समझने लगा और समाज में एक वर्ग पैदा हुआ। आगे जाके इस स्थिति में कानून, न्यायालय और राजनीतिक स्थापना। चौथी जो व्यवस्था थी राज्य उद्योग की व्यवस्था थी, जिसमें राज्य उद्योग के विकास में कार्य करता था। उसके ढांचे को राज्य को जन्म दिया। इस प्रकार आर्थिक विकास में मनुष्य के राजनीतिक संगठन में भी परिवर्तन हुए। राज्य में आर्थिक विकास का प्रभाव स्पष्ट है। यानी 5वां तत्व था हमारा आर्थिक गतिविधि। छठा है राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना छठा है हमारा राजनीतिक चेतना। जिस प्रकार से सामाजिक प्रवृत्ति है राज्य विकास में, रकत संबंध से राज्य का विकास हुआ, धर्म से 2 प्रकार की पूजा से राज्य का विकास हुआ, शक्ति से राज्य का विकास हुआ, आर्थिक गतिविधियां 4 प्रकार की थी। शिकार करता था, मानव पशुपालन करता था, कृषि करता था और आर्थिक अवस्थाओं को राज्य का निर्माण हुआ। 4 प्रकार। राजनीतिक चेतना में क्या है? राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजनीतिक चेतना से हमारा तात्पर्य यह है, तात्पर्य उन उद्देश्यों से है जिसके लिए जागरूकता होती है और राज्य की स्थापना करती है। अनेक विद्वानों ने राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। गिलक्राइट के समझ में राज्य निर्माण में सभी तत्वों में, जिसमें रकत संबंध धर्म भी शामिल है, यानी राजनीतिक ऐसा तत्व है जिसमें ऊपर वाले दोनों शामिल है, रकत संबंध और धर्म दोनों शामिल है। राजनीतिक चेतना है जो सबसे मुख्य तत्व है। बंटस्टी में सामाजिक जीवन की इच्छा राज्य का निर्माण करती है। इस प्रकार से इन 6 तत्वों द्वारा कौन कौन से 6 तत्व? सामाजिक प्रगति, रकत संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना। इन 6 तत्वों से ऐतिहासिक